गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आज काम के हैं। तो पहले टॉपिक्स के ऊपर कुछ नजर वहां पे घुमाते हैं और उसके बाद वन बाय वन वहां पे करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। सो दिस आर दी अवर टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स जिसके ऊपर आज हमें करनी है यहाँ पे कुछ चर्चाएं। देखिए सबसे पहला वाला टॉपिक जो आज के लेक्चर का है दैट इज अबाउट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। देन आफ्टर कुछ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की रिगार्डिंग कुछ करनी है बातें। आरबीआई ने अभी एक रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस वहां पे बताई है, कुछ नई पॉलिसीज बताई है ऑन प्री पेमेंट चार्जेस, तो उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। टीवी रेटिंग गाइडलाइंस 2025 जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने वहां पे इश्यू कर दी है, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। देन आफ्टर रोल क्लाउड क्या होता है और अभी रिसेंटली कहां पे पाया गया था ये वाला क्लाउड, तो उसकी कुछ चर्चा वहां पे चलेगी। चलिए वन बाय वन शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, and that is about our defense acquisition council। तो क्या है अभी कंटेक्स्ट में, what is in the news? The recently defense acquisition council has approved a capital acquisition worth rupees 1.05 lakhs crores, जिसका मेन टारगेट कुछ ऐसा है कि हमें इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को वहां पे बढ़ानी है। दैट इज एनहांसिंग द डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया थ्रू 100% इंडिजिनियस सोर्सिंग। 100% इंडिजिनियस, इंडिजिनियस का मतलब होता है स्वदेशी। तो खुद के द्वारा डेवलप किए हुए सोर्स से हमें इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ानी है और उसके लिए वहां पे करना है कुछ एक्विजिशन, जिसकी वैल्यूएशन होगी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ रुपीस, और उसे वहां पे अभी रिसेंटली अप्रूव किया गया है बाय अवर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये जितने भी प्रपोजल्स है वो सारे इंडिजिनियस है। इंडिजिनियस का मतलब होता है स्वदेशी। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अंदर वहां पे अलग अलग कैटेगरीज होती है। जब भी ये लोग कोई नई चीज एक्विजिशन करने के लिए वहां पे आगे बढ़ते हैं, तो एक कैटेगरी होती है कि उसको डायरेक्ट परचेज करना है, दैट इज बाय। दूसरा होता है बाय एंड मेक, और तीसरी कैटेगरी होती है ओनली मेक। तो यहाँ पे ये कौन सी कैटेगरी के अंडर में ये वाला एक्विजिशन वहां पे चलाना है, तो डीएसी दैट इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने टोटल 10 अलग अलग प्रपोजल्स को वहां पे किया है अप्रूव अंडर दी बाय कैटेगरी। बाय कैटेगरी के अंडर में इसको वहां पे अप्रूवल किया गया है। और अगर वहां पे देखा जाए तो क्या क्या है हमारे प्लानिंग के अंदर, तो कुछ है हमारे नेवल प्रोक्यूरमेंट प्लान्स, जहां पे मूड माइंस, माइन काउंटर, मेजर वेसल्स, सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल्स एंड सुपर रैपिड गन माउंट्स, इन सबको परचेज करने की कुछ है बातें। सेकेंड, 30,000 करोड़ के क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, 30,000 करोड़ की क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल के प्रोक्यूरमेंट की कुछ है यहाँ पे बातें ऑफ 3 डिफरेंट रेजिमेंट्स। और आज तक की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर की डील यहां पे हुई है अप्रूव। द वैल्यूएशन इज अबाउट 62,700 करोड़ रुपीस टू प्रोक्यूर 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, जिसका नाम वहां पे है प्रचंड। तो प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को यहां पे परचेज करने की कुछ बातें इन दिस डिसीजन। और क्या है ये एग्जैक्टली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, तो शुरुआत में भी उसके रिगार्डिंग कुछ हुई बातें। It is the highest decision making body in the Ministry of Defense for the procurement matters। procurement करने के लिए जो सबसे बड़ी decision making body है उसका नाम है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इसकी शुरुआत कब हुई थी? फ्रॉम 2001 आफ्टर अवर कारगिल वॉर। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कौन होते हैं इस काउंसिल के हेड? ये सारी चीज आपके प्रीलिम्स के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया currently Rajnath Singh is the head of this council। It also includes chief of defense staff, that is CDS, and the chief of army, navy as well as air force। इन सब के चीफ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। बट ऑब्वियसली अगर कोई नई प्रोक्यूरमेंट चलानी है तो सबके हेड का होना वहां पे जरूरी है, ताकि आपको और ज्यादा डिटेल्स में वहां पे प्रोक्यूरमेंट आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाए। एम क्या है? दैट इज टू एंश्योर टाइम बाउंड, कॉस्ट इफेक्टिव एंड कैपेबिलिटी ड्रिवन प्रोक्यूरमेंट, और वो भी बाय यूजिंग अलॉटेड बजट ऑप्टिमली। आपके बजट को कंप्लीटली वहां पे यूज करके कितनी बढ़िया तरीके से अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे उनका एम। एंड इट अप्रूव्स एक्सेप्टेंसी ऑफ नेसेसिटीज
for capital acquisition approvals, gives in principle node to the long term integrated perspective plan spanning over 15 years, 15 साल के लिए पूरी वहां पे प्लानिंग। एंड यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि कौन सी कैटेगरी यहाँ पे है। तो एक है बाय कैटेगरी, दूसरा है बाय एंड मेक, और तीसरी है मेक कैटेगरीज। प्लस बहुत सी बार यहाँ पे टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर की भी बात होती है, दैट डिसाइड्स ऑन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज ऑफसेट्स फॉर डील्स अप टू over 300 करोड़ रुपीस। इट रिजॉल्व सिंगल वेंडर प्रोक्यूरमेंट इश्यू। पहले इंडिया में ये वाला इश्यू बहुत था कि किसी एक ही वेंडर के पास से सारी चीजें वहां पे खरीदी जा रही थी, तो इस इश्यू को भी वहां पे सॉल्व किया है। एंड द लास्ट ओवरसीज फील्ड ट्रायल एवोल्यूशंस एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। और नए टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाने के लिए पीडी गुरुकुल की हर एक ब्रांच पे नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत। एंड स्पेशली अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों ब्रांच पे आज ही से, दैट इज 10 जुलाई से हमने नई बैचेस को वहां पे कर दिया है लॉन्च। सो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करवाया है तो इस नंबर के ऊपर आज ही आप एनरोल करवाए। साथ में यू विल ऑल्सो फाइंड फॉर्म विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो आपको फॉर्म मिला है आप उसको भी वहां पे फिलअप कर सकते हैं, ताकि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे। यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप। यस, आपने सही सुना है, अप टू 50% स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिलेगी। तो यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 दोनों की नई बैचेस में ज्वाइन होने के लिए आज ही इस नंबर पे कांटेक्ट करें। You can also visit our branches at Ahmedabad as well as गांधीनगर। और एक और चीज भी यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो वीडियो यहाँ पे है आपके सामने, उसके लेक्चर्स की पूरी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स इंग्लिश मीडियम में या फिर गुजराती मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वाली पीडीएफ इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। So if you want to download the same, then you can also go to the link which is given in this description box। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल की वहां पे लिंक मिल जाएगी। You can join the group and download the PDF। चलिए नए टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। The next topic that is about overseas citizen of India। What is this OCI? बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया के ओरिजिन है या फिर इंडिया के ही है, लेकिन उसके बाद वो जब किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, जब उनकी इच्छा होती है कि वो वहां की भी सिटीजनशिप हासिल करें, तो एक साथ आप दोनों कंट्री की सिटीजनशिप वहां पे पा सकते हैं। और उसके लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है पहले से, जिसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नो डाउट अगर किसी को ओसीआई का कार्ड वहां पे मिलता है, इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये फुल फ्लेज इंडिया के सिटीजन होंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ राइट्स उनको भी प्रदान होंगे। एक्सेप्ट इलेक्शन के टाइम पे जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो ओसीआई कार्ड होल्डर्स को नहीं दिए जाते, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो उनको शायद नहीं मिलेंगे। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो बाकी हर एक राइट उनके पास भी अवेलेबल है, चाहे वो इंडिया में रहते हैं चाहे वो किसी और कंट्री में रहते हैं। तो अभी रिसेंट ऐसा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी वहां पे एक कंट्री की थी विजिट। सो ड्यूरिंग दैट ऑफिशियल विजिट टू ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि वहां पे रहने वाले इंडियन ओरिजिन सिटीजन्स अप टू 6th जनरेशन तक के अगर कोई है, मतलब कि जिसकी 6th जनरेशन से पहले उनके बाप दादा के भी बाप दादा अगर इंडिया के थे टिल 6th जनरेशन, then India will give them overseas citizen of India cards, that is OCI cards। So मोदी जी ने वहां पे अनाउंस किया है that Indian origin citizens up to 6th generation in that country, that is in Trinidad and Tobago, they will now be eligible for becoming OCI card holders in India। और OCI क्या है जो मैंने पहले भी बताया, it is a form of permanent residency provided to the foreign nationals of Indian origin, allowing them to live, work and travel to India without any kind of necessities like visa approvals। उन्हें वीजा लिए बगैर इंडिया में वो लोग रह सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं, कभी भी आ जा सकते हैं। They will get all those rights। 2005 के अगस्त के अंदर यहाँ पे ये वाली चीज हुई थी इंट्रोड्यूस, और ये सब कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है,
कि भैया हमारा इंडिया का जो ग्लोबल डायस्पोरा है उसको ग्रांट करना है कि आप इंडिया में आए, वहां पे उनको लॉन्ग टर्म राइट्स प्रोवाइड करना है, दैट इज टू स्टे एंड एंगेज इन इंडियाज इकोनॉमी एज वेल एज कल्चरल लाइफ। इन शॉर्ट कोई ऐसे लोग हैं जो फॉरेन में रहते हैं लेकिन अगर उनकी ऐसे इंडिया के अंदर भी आने की इच्छा है एंड दे आर इंडियन ओरिजिन, तो उन्हें ये वाले राइट्स हम वहां प्रदान करते हैं, जिसे बोलते हैं ओसीआई राइट्स। और ये भी पता होना चाहिए कि सर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखिए, जितने भी फॉरेन सिटीजन्स जो 26 जनवरी 1950 के बाद इंडियन सिटीजन कभी ना कभी रहे होंगे या फिर उस डेट के बाद इंडियन सिटीजन बनने के लिए वो एलिजिबल रहे होंगे, इंडियन सिटीजन नहीं लेकिन इंडियन सिटीजनशिप के लिए वो एलिजिबल रहे होंगे, या फिर वो ऐसी कोई टेरिटरी का पार्ट है जो 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का ही एक भाग था, तो उनके चिल्ड्रन, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, दैट इज अप टू 4 जनरेशन, उन्हें यहाँ पे ओसीआई कार्ड प्रदान किया जाएगा। ऐसे लोग जो ऑलरेडी इंडिया के सिटीजन थे या फिर सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल थे या फिर वो बेसिकली 1947 के बाद वाले इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं वहां पे पैदा हुए थे, तो उनके चिल्ड्रन, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, इन सबको हम ओसीआई कार्ड्स वहां पे प्रदान करते हैं। साथ में और किसको मिलेगा, दैट इज माइनर चिल्ड्रन को भी वहां पे दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो मेजर बनता है, जैसे ही वो एडल्ट बनता है, तो उसके बाद उसी वाली फैसिलिटीज वहां पे फ्री में प्रोवाइड नहीं होगी, राइट। और दूसरे किसको मिलते हैं कि अगर कोई इंडियन सिटीजन के कोई स्पाउस है जो फॉरेन से है, तो उनको भी ये वाला कार्ड वहां पे मिल सकता है। कौन एलिजिबल नहीं है, तो क्लियर बोला गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर ऐसे कंट्री जो इंडियन गवर्नमेंट ने खुद नोटिफाई किए हैं, वहां के लोग और उनके एंसेस्टर चाहे वो इंडियंस क्यों ना हो, दे आर नॉट अलाउड। तो कुछ ऐसे कंट्रीज के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि आपके सिटीजन को हम ओसीआई कार्ड नहीं दे सकते। एट प्रेजेंट वहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों तो है ही, बाकी अगर कोई कंट्री भी यहाँ पे नोटिफाई होता है तो वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। और ओसीआई कार्ड होने से आपको कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं या फिर क्या है उसके फीचर्स, तो एक तो मल्टीपल एंट्री हो सकती है, लाइफ लॉन्ग वीजा हो सकता है, जब चाहे तब इंडिया में आए, जब चाहे तब इंडिया में जाए। आपको वहां पे अगर इंडिया में अगर कोई ओसीआई आता है और उसका स्टे अगर वहां पे एक्सटेंड होता है, तो आपको अलग से कोई नई पुलिस की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, सॉरी आपका ही घर है वही मान के चलो। एम्प्लॉयमेंट राइट्स भी उनको वहां पे मिलते हैं, राइट। एजुकेशन है, फाइनेंस है, हाउसिंग है, प्रॉपर्टी है, उन सब के अंदर वो लोग इंटरफेयर कर सकते हैं। नो डाउट फार्म लैंड के लिए वहां पे मना कर दिया है, राइट, लेकिन रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी वहां पे बाय करनी है, देन इट इज अलाउड। नो डाउट एक चीज बहुत क्लियर है कि यहाँ पे वोटिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के राइट आपको नहीं मिलेंगे, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो इट इज नॉट अलाउड, अगर किसी को वोट देना है देन इट इज नॉट अलाउड, राइट। और प्लस अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पे ओसीआई पोर्टल को भी बना दिया है, तो टू ट्रैक दी ऑनलाइन एप्लीकेशन एज वेल एज देयर स्टेटस। तो वहां पे जाके आप अपने एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आप वहां पे देख सकते हैं कि मतलब प्रोग्रेस में क्या है, एंड दैट इज ऑल अबाउट ओसीआई। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के आगे आगे बढ़े, तो आरबीआई ने एक नई पॉलिसी को वहां पे डिक्लेयर किया है रिसेंटली, किसके ऊपर है, ऑन प्री पेमेंट चार्जेस। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है ये पॉलिसी। तो आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बैड द लेंडर्स को वहां पे प्रोहिबिट किया है फ्रॉम लेविंग प्री पेमेंट चार्जेस ऑन फ्लोटिंग रेट लोन्स availed by the individuals as well as MSEs, that is micro and small enterprise. What does it mean? इसका मीनिंग ये होता है कि आरबीआई ने अभी रिसेंटली लेंडर्स को क्लियरली बोल दिया है कि अगर कोई इंडिविजुअल या फिर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज आपके पास से लोन ले रहे हैं और वो अपनी लोन को समय से पहले, दैट इज बिफोर द मैच्योरिटी या फिर बिफोर द एंड ऑफ टर्म पीरियड, अगर वो अपनी लोन को प्री क्लोज करना चाहते हैं, अपने जितनी भी लोन ली है उसको वापस रीपे करना चाहते हैं समय से पहले, तो आज जो आप उनके ऊपर प्री पेमेंट के चार्जेस लगाते हो वैसा कोई भी चार्ज नहीं लगना चाहिए।
नो डाउट इसकी इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर दैट इज 2026 से इसकी इफेक्ट वहां पे शुरू होगी, लेकिन आरबीआई ने इस पॉलिसी को अभी से क्लियर करके रखा हुआ है that after 6 months you will have to apply this kind of policy that lenders will not be able to collect any prepayment charges from individuals as well as micro and small enterprises, right? So it will be effective from the next year, that is 2026. तो जनवरी 2026 फर्स्ट जनवरी से यहाँ पे इस डायरेक्शंस को या फिर इन गाइडलाइंस को वहां पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। प्रीपेमेंट चार्जेस होते क्या है? प्रीपेमेंट का मतलब होता है बेसिकली अर्ली रीपेमेंट ऑफ अ लोन, आइदर पार्शियल और फुली रीपेमेंट। और ये जो प्रीपेमेंट का जो मैकेनिज्म है मैंने पहले बताइए, आइदर पार्शियली भी हो सकता है, आइदर इन अ पार्ट, या फिर आप फुल अमाउंट में भी इसको क्लोज कर सकते हैं। और इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप टाइम से पहले अपनी लोन को चुका दोगे तो आपको जो इंटरेस्ट का बर्डन वहां पे बेयर करना होगा वो वाला बर्डन निकल जाएगा। सो दैट इज द मेन टारगेट। सो इट विल डेफिनेटली रिड्यूस द इंटरेस्ट बर्डन और टेन्योर। और ये किस तरीके से एग्जैक्ट काम करता है? तो यहाँ पे लोन एग्रीमेंट की कुछ टर्म्स होती है इन विच दे स्पेसिफाई दैट इफ प्री पेमेंट इज अलाउड, चार्जेस एप्लीकेबल, लॉक इन पीरियड क्या रहेगा, पेमेंट लिमिट्स क्या रहेगी, वो सब कुछ एग्रीमेंट के टाइम पे लिखा होता है। प्री पेमेंट आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप एक लमसम अमाउंट वहां पे कर सकते हैं ताकि आपके ईएमआईज कम हो जाए, या फिर जो पूरा टेन्योर है, अगर 20 साल की लोन है तो वो कम होके 5-10 साल में वहां पे कन्वर्ट हो जाए। तो या तो आपके अपने हर महीने के ईएमआई की जो अमाउंट है उसको कम कर सकते हैं, या फिर आप अपनी लोन का टेन्योर कम कर सकते हैं। और अगर आपके पास और पैसे हैं तो आप सारी की सारी पूरी जो आपकी लोन है उसको कंप्लीटली क्लोज कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट प्री क्लोजर। ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। एंड व्हाट इज द डिसीजन? अभी रिसेंटली आरबीआई ने कौन सा डिसीजन लिया है? तो उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि जो भी फ्लोटिंग रेट लोन्स है उनके ऊपर ऐसे कोई भी प्री पेमेंट के चार्जेस नहीं लगने चाहिए। अगर किसी को जल्दी ही अपनी लोन को वहां पे सेट ऑफ करना है देन दे शुड बी अलाउड, आइदर यू कैन गो विद द पार्शियल पेमेंट और यू कैन गो विद द फुल पेमेंट। और इस मूव की जरूरत क्या थी? तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि जो भी लेंडर्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही खराब तरीके से एक ओपेक प्रैक्टिस को वहां पे अडॉप्ट कर रहे हैं। मन चाहे उतने प्री पेमेंट के चार्जेस लगा रहे, इंटरेस्ट लगा रहे हैं, एंड दैट इज नॉट फेयर। अगर कोई फ्यूचर में ज्यादा इंटरेस्ट को बर्डन उसका ऊपर उनके ऊपर ना पड़े, उसके लिए अगर लोन को अर्ली वहां पे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है तो इट शुड बी अलाउड। लोन्स को क्लोज करना वहां पे अलाउ होना चाहिए। सो जितने भी बोरोवर्स थे उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए इस मूव की वहां पे जरूरत थी। इससे डेफिनेटली क्रेडिट मोबिलिटी भी और वहां पे प्रमोट होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट फ्रिक्शन जो है एमएससीज के लिए उसको थोड़ा आप कम कर सकते हैं, और आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप मैकेनिज्म को और वहां पे प्रमोट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट रिसेंटली द न्यू गाइडलाइंस और न्यू पॉलिसी विच इज गिवन बाय द आरबीआई ऑन प्री पेमेंट चार्जेस। That's it. चलिए उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट टीवी रेटिंग गाइडलाइंस। आपने शायद वो एक नाम सुना हो, टीआरपी, दैट इज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो टीआरपी के ऊपर कुछ यहाँ पे है बातें। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है दैट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक नई पॉलिसी को वहां पे रिलीज किया है जिसका नाम है टीवी रेटिंग गाइडलाइंस 2025, जहां पे ये जो टीआरपी इकोसिस्टम है वहां पे आज सिर्फ एक ही कंपनी है, वहां पे और नई कंपनीज को अलाउ करने की बात है। सो दे आर गोइंग टू अलाउ मल्टीपल एजेंसीज जो टीआरपी इकोसिस्टम को और बढ़ाएगी। अलग अलग जो टेलीविजन की जो चैनल्स है जिसको वहां पे टीआरपी रेटिंग दिए जाते हैं, तो ये जो टीआरपी जो रेटिंग वहां पे उनको दिए जा रहे हैं वो सिर्फ एक कंपनी आज ऐसी है बीएआरसी जो इन सबको रेटिंग को वहां पे संभाल रही है। तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन है नहीं, और मतलब बहुत ही अपनी बस मन मर्जी के हिसाब से किसी भी प्रोग्राम को वहां पे रेटिंग ज्यादा दे दिए जाते हैं। टीआरपी बेसिकली टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, ये जो है टीआरपी, उसका मेजर यूज क्या होता है कि भैया जिस चैनल या फिर जिस प्रोग्राम के ऊपर टीआरपी ज्यादा होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो ये प्रोग्राम जो है वो बहुत से लोग वहां पे देख रहे हैं।
जिसकी टीआरपी ज्यादा, ऐसा मान के चलेंगे कि उसका मार्केट ज्यादा है, और अगर जिसका मार्केट ज्यादा है तो वहां पे वो लोग जो टेलीविजन के जो ब्रॉडकास्टर्स है वो उस प्रोग्राम के दौरान आने वाली एडवर्टाइजमेंट्स के चार्जेस को बढ़ा सकते हैं। सो बेसिकली ये जो टीआरपी पॉइंट वाला ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो एडवर्टाइजमेंट के और जो अलग अलग चार्जेस है वो चार्जेस को डिसाइड करने के लिए है। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि टीआरपी अलॉट करने वाली सिर्फ एक ही कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, सिर्फ एक ही एजेंसी अवेलेबल है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नई नई एजेंसी को वहां पे अलाउ करने की कुछ की है बातें, ताकि एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और वो सब और ज्यादा बेटर हो सके। एग्जैक्टली टीआरपी क्या है? टीआरपी इज अ क्वांटिटेटिव मेट्रिक which is used to measure the popularity as well as reach of television programs. टेलीविजन प्रोग्राम्स की पॉपुलैरिटी और उनकी रीच को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटेटिव मेट्रिक है जिसको बोलते हैं टीआरपी। इट हेल्प्स द ब्रॉडकास्टर्स as well as advertisers and stakeholders to assess the audience engagement with that program and to plan the revenue accordingly. जिसकी टीआरपी ज्यादा वहां पे वो लोग ज्यादा रेवेन्यू ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में ये सब चल रहा है, और कौन सी काउंसिल है जो या टीआरपी देने का काम करती है, तो उसका नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, BARC। Right, it was introduced in 2014 under the policy guidelines for television rating agencies in India. जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो टीआरपी सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज टू एंश्योर ट्रांसपेरेंट, साइंटिफिक एंड रिलायबल मेजरमेंट। एक बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे टेलीविजन के अलग अलग चीजों को मेजर किया जा सके। जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो एडवर्टाइजर्स है, जो रेगुलेटर्स है, उनको और ज्यादा बेटर वहां पे हेल्प किया जा सके। और आज की टीआरपी सिस्टम के प्रॉब्लम क्या है, तो जैसे मैंने पहले बताया, BARC इज द ओनली रेटिंग एजेंसी विच इज ऑथराइज्ड लिमिटिंग, एंड दैट्स व्हाई अगर एक ही एजेंसी वहां पे है तो इनोवेशन थोड़े से कम हो जाता है, कंपटीशन आज मार्केट में है नहीं। प्लस ये जो BARC वहां पे जो रेटिंग्स वगैरह देती है तो वो हर एक के घर में जाके नहीं पूछ सकती कि भाई आपको ये वाला प्रोग्राम अच्छा लगा कि नहीं, तो वो लोग सैंपल बेस्ड काम करता है। तो दिक्कत ये है कि only 58,000 meters for over 23 million TV homes, that is 23 to 30 million, that is 23 crore TV homes, representing just 0.025%। तो इनका जो ये सैंपल साइज जो है वो बहुत ही छोटा सा है, और देयर इज नो मेजरमेंट फॉर द कनेक्टेड डिवाइस लाइक स्मार्ट टीवीज, OTT प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल एप्स। तो इन सबको वहां पे इंक्लूड करने के लिए ये वाली नई पॉलिसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। और अगर ये वाली नई पॉलिसी आएगी तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि वहां पे मल्टीपल रेटिंग एजेंसीज मार्केट में बनेगी, जिससे कंपटीशन बढ़ने के चांस है, इकोसिस्टम और मॉडर्नाइज होगी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो सकता है, जहां पे नई नई टीवीज, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स या फिर वी कैन से मोबाइल डिवाइसेस, इन सबको वहां पे इंक्लूड किया जा सके। सो दैट इज ऑल अबाउट टीवी रेटिंग गाइडलाइंस ऑफ 2025। और उसके बाद अभी रिसेंटली पोर्टुगल में एक नया रोल क्लाउड वहां पे दिया गया है, जो अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा दिखता है। इट इज लाइक अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, एक ट्यूब जैसी सिचुएशन आपको दूर से दिखाई देती है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है ऐसा लग रहा है कि वो ट्यूब जो है वो रोल करती जा रही है, लेकिन ये जो ट्यूब है वो बेसिकली क्लाउड होता है, और क्लाउड वहां पे रोल कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रोल क्लाउड। कहां पे ये वाली चीज देखी गई थी? दैट वाज इन पोर्टुगल। सो व्हाट इज द कंटेक्स्ट? अभी रिसेंटली वहां पे कंटेक्स्ट में क्या है, तो यहां पे लिखा हुआ है दैट इज अ रेयर रोल क्लाउड was spotted over Portugal's coastlines as a cool Atlantic air mass collide with the hot dry air during the intense European heat wave। और वहीं पे ये वाली सिचुएशन का हुआ फॉर्मेशन। ऑलवेज एक चीज ध्यान रखनी है कि कब ऐसे रोल क्लाउड्स बनते हैं, जब दो अलग अलग फीचर्स वाले एयर मास एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तब ये वाला सिनारियो वहां पे क्रिएट होता है। दो अलग अलग एयर मास, जैसे कि एक कोल्ड एयर मास है, दूसरा हॉट एयर मास है, जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो उनका जो कोलिजन होता है, वहां पे कोल्ड वाला एयर मास हॉट एयर मास को ऊपर की ओर भेजता है, और वहीं पे ये वाले रोल क्लाउड का होता है फॉर्मेशन। तो यहां पे हुआ है फॉर्मेशन एट पोर्टुगल्स कोस्ट लाइन। एग्जैक्टली क्या है ये रोल क्लाउड? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ वेरी रेयर
low level horizontal tube shaped cloud that appears to roll as it moves. जैसे वो मूव करता है तो वो रोल करता हो ऐसा आपको दिखाई दे रहा है. अनलाइक फनल क्लाउड जो है वो नॉर्मली इस तरीके से ऊपर उठते हैं. दिस इज कॉल्ड फनल क्लाउड्स. तो फनल क्लाउड्स जैसे यहां पे ऊपर उठते हैं वैसे फनल क्लाउड्स, तो वहां पे फनल क्लाउड्स में आपको थंडरस्टॉर्म मिलता है, रोटेटिंग वर्टेक्स मिलता है. तो ऐसी कोई चीज रोल क्लाउड में नहीं मिलती है. देयर इज नो थंडरस्टॉर्म, देयर इज नो रोटेटिंग वर्टेक्स. भंवर जिसको बोलते हैं वर्टेक्स को, तो ऐसा कोई वहां पे भंवर आपको नहीं मिलने वाला है. और कहां पे नॉर्मली ये मिलता है, तो एक तो ये आपको मिलेगा कोस्टल रीजन्स पे. क्यों कोस्टल रीजन्स पे? क्योंकि वहां पे दो एयर मास टकराते हैं, ओशन एज वेल एज कॉन्टिनेंटल. तो एक यहां पे हो सकता है और दूसरा जमीन पे अगर हम बात करें तो प्लेन्स वाले जोन में होता है, स्पेसिफिकली यूएसए और साथ में ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज अटलांटिक कोस्ट ऑफ यूरोप. वहां पे भी आपको ये वाली चीज मिलती है क्योंकि वहां पे हॉट एंड कोल्ड एयर मास टकराते हैं. तो या तो ओशनिक और कॉन्टिनेंट जहां पे टकराएंगे वहां पे आपको मिलेगा, या तो फिर प्लेन्स के ऊपर जहां पे हॉट एंड कोल्ड एयर मास टकराएंगे वहां पे आपको ये वाली सिचुएशन मिलेगी. राइट. और बेसिकली इसका फॉर्मेशन कैसे है, तो जैसे हमने बात की, दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस. इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ कूल मॉइस्ट मैरीटाइम एयर विथ हॉट ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर. जब ये दोनों टकराएंगे तो वहां पे रोल क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. यहां पे आपको टेम्परेचर इन्वर्जन भी मिलेगा. विथ कूल एयर ट्रैप्ड बिलो दी वार्म एयर, गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, ठंडी हवा जो है वो नीचे आ जाएगी, और इसी सिचुएशन को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन. नॉर्मली जैसे जैसे आप हाइट पकड़ते हो तो टेम्परेचर डाउन होता है, ठंडक बढ़ती है. लेकिन यहाँ पे अगर आप हाइट पे जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी, नीचे ठंडक होगी. दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन. तो यहाँ पे आपको इन्वर्जन वाली सिचुएशन मिलती है. और जब भी इन्वर्जन वाली सिचुएशन आती है तो मान के चलो जो वर्टिकल कन्वेक्शन होना चाहिए एयर का, जो एयर नीचे से ऊपर की ओर उठनी चाहिए, वो कभी ऊपर की ओर उठती नहीं, क्योंकि नीचे ठंडी एयर है वो वहीं की वहीं रह जाती है. ऊपर का जो गर्म लेयर है वो नीचे की ठंडी एयर को कभी ऊपर जाने नहीं देता है. तो उसकी वजह से ये वाले क्लाउड्स वहीं पे भर के रह जाते हैं और वहीं पे ऐसे रोल क्लाउड्स आपको दिखते हैं. एटमोस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स भी यहाँ पे थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देती है. एज द डेंस कोर कूल एयर अंडरकट्स द वार्म एयर, जैसे वो गर्म एयर के नीचे है, इट ट्रिगर्स द ग्रेविटी वेव्स ऑस्किलेशंस इन द लोअर एटमोस्फियर. और यहाँ पे होगा अडायबिटिक कूलिंग एंड कंडेंसेशन. क्लाउड का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो मैंने पहले भी बात की कि एक पूरा एक हॉरिजॉन्टल क्लाउड यहाँ पे रहता है. So it is a horizontal cylindrical cloud, which you can see in that image also. जियोग्राफिक जोन्स कौन से हैं, तो जैसे पहले भी बात की तो मोस्टली कोस्टल ट्रांजिशन जोन्स होते हैं, वहां पे ये सब आपको ज्यादातर मिलता है. और उसका अलाइनमेंट और विंड इन्फ्लुएंस क्या है, टिपिकली अलाइंस पैरेलल टू लोअर लेवल विंड फ्लो, ऑफ्टन शेप्ड बाय सी ब्रीज फ्रंट्स और लैंड ब्रीजेस एक्सेट्रा. और उसके लास्ट में उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. तो क्या है रोल क्लाउड, कैसा दिखता है? इट इज अ लॉन्ग ट्यूब शेप्ड एंड लो लाइंग एंड कैन स्ट्रेच हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. हजारों किलोमीटर तक लंबा एक ऐसे कोई पूरी ट्यूब आपको वहां पे मिलती है रोल क्लाउड की. डिटैच फ्रॉम दी पेरेंट क्लाउड सिस्टम, पेरेंट क्लाउड सिस्टम से पूरा अलग हो रहा है, पूरा अलग हो जाता है. और इसके लिए वहां पे एक वर्ड भी यूज होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स. appears to roll horizontally like a giant rolling pin in the sky. पूरा horizontally वो रोल होते होते आगे बढ़ता है. That is all about roll cloud. तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि रोल क्लाउड अभी रिसेंटली कहां पे आपको मिला है, that is in the पोर्टुगल. और उसकी इंपैक्ट क्या रहेगी, तो देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कोई डेंजर नहीं है, ये सिर्फ एक मेट्रियोलॉजिकल फिनोमेना है. नो डाउट ऐसा बोल सकते हैं कि एटमोस्फियर के अंदर आपको इंस्टेबिलिटी वहां पे पाई जाती है, एंड it is a symbol of changing weather dynamics and growing climate variability. It can be a precursor to storm development in some regions. कभी कभार क्लाउड्स बनने से आप एक जजमेंट लगा सकते हैं कि स्टॉर्म जैसी कुछ चीज वहां पे आने वाली है. So that is all about these roll clouds. बस तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे कर रहे हैं एंड. और जाते जाते वापस एक बार आपको बता दूं कि पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांचेस पे यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत.
फ्रॉम टुडे दैट इज 10th ऑफ जुलाई। तो अभी तक फ्रॉम टुडे 10th ऑफ जुलाई, तो अभी तक अगर आपने यहाँ पे एनरोल नहीं करवाया है तो इस नंबर के ऊपर आज ही वहां पे कांटेक्ट करें। एंड यू कैन ऑल्सो फिल अप द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, so that our coordinates will definitely contact you soon। एग्जाम के रिगार्डिंग अगर कोई भी कंफ्यूजन्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो वो सब आप यहाँ पे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। You will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarships on the same। So आज ही यहाँ पे कांटेक्ट करें, राइट। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई बातों के साथ वापस एक बार मिलेंगे। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।